आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की, जिस पे हम बात कर रहे हैं। समाज कार्य जून 2015 का प्रश्न आपके सामने है और ये समाज कार्य का तृतीय प्रश्न पत्र है। हालांकि कल मैंने आप लोगों से इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा किया था। आज जो है मैं शुरुआत से ही करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा, तो थोड़ा सा स्पीड में चलूँगा क्योंकि कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता रखा था। तो हमारे सामने आज का जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे ये कहता है कि बाल भगोड़ापन तथा अवज्ञा की समस्या से ग्रसित एक केस की परिवीक्षा अधिकारी द्वारा संदर्भित किया जाता है और इस सेवार्थी के साथ सामाजिक व्यक्तिगत कार्यकर्ता द्वारा कार्य करने की हेतु किस प्रकार की निपुणताओं की आवश्यकता होती है। तो कल ही आप लोगों ने जवाब भी दिया था कि ये इंटरव्यू बेसिकली आधारित है, जिसको आप लोग कहते हो साक्षात्कार की प्रक्रिया। इसको बोला था तो साक्षात्कार इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बाल अधिकारों से संबंधित यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का भारतवर्ष द्वारा अनुसमर्थन किया गया था। आप लोग जानते हो 11 दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कहता है कि महबूब समर्थन का क्या मतलब होता है? समर्थन अनुसमर्थन मतलब एक प्रकार से लाया गया। समर्थन में कब आया ये, जैसे है ना भारत में, हाँ जैसे भारत में बाल, अगर भारतवर्ष की बात कर रहे हैं अपने, तो भारत में बाल अधिकारों के संबंधित में यूनाइटेड कन्वेंशन जो है वो कब समर्थन के रूप में काम करना शुरू कर दिया बाल अधिकारों के बारे में, तो 11 दिसंबर 1992 से स्टार्ट कर दिया था। महबूब उल हक द्वारा परिवर्तित किया गया। आपको मालूम है मानवीय विकास पैमाना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट माना जाएगा। और आप भली भांति तरीके से जानते हैं, जहाँ पे जीवन की गुणवत्ता के पुराने अवधि के मानकों का एक पर्याप्त के रूप में लिया गया सर्वेक्षण माना जाता है। तो महबूब उल हक का जो परिवर्तित किया गया नाम है वो उसका नाम है HDI, जिसको आप लोग पहले क्या बोलते थे, मानव विकास सूचकांक, मानवीय विकास पैमाने के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी की मानी गई है तो अमर्त्य सेन की मानी गई है, मानव विकास सूचकांक। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 4 कि निर्णय लेने एवं इन्हें क्रियान्वित करने से संबंधित न्याय के प्रकार को कहा जाता है। जहाँ निर्णय लेने की बात हो और क्रियान्वित करने की बात हो तो कार्य विधि कहलाती है न्याय। ऑप्शन आपका 3rd सही रहेगा। मजबूत पराहम के निर्माण हेतु उपाय करने, मतलब ट्रीटमेंट करना है आपको मजबूत ईगो के परिप्रेक्ष्य में। तो एक जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है एक प्रकार से, जिसको हम लोग कम्युनिटी वर्कर बोलते हैं, तो इस प्रकार को जो है उसे कहा क्या जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग इसकी बात करें तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट माना जाएगा, चिकित्सक सही माना जाएगा, जहाँ पे मजबूत सुपर ईगो के निर्माण हेतु जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया चलती है। तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आंदोलन के उद्देश्य नैतिक रूप से सही है, इस बात के लिए लक्ष्य समूह एवं सामान्य जनता को राजी करने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे विधि सम्मत कहा जाता है, सम्मतन कहा जाता है। आप लोगों से कल मैंने इसके बारे में बताया भी था, सम्मतन का नाम आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जहाँ आप आंदोलन के उद्देश्य नैतिक रूप से सही है और इस बात के लिए लक्ष्य समूह सामान्य जनता को राजी करने की प्रक्रिया में हम नाम देंगे विधि सम्मतन के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। सेवार्थी को इस बात का निर्णय लेने का अवसर देना है कि उसके लिए क्या सही है अथवा क्या गलत है, तो वो क्या कहलाता है, तो स्वयं निर्धारण कहलाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर 3rd वाला करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकट स्थिति हस्तक्षेप का मॉडल नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे कल हम लोगों ने इस पर बात भी किया था। तो यहाँ पे आत्महत्या विचारण जो है ये नहीं है, बाकी आपका जो है संकट स्थिति का हस्तक्षेप में भूमिका सुरक्षा की भी आती है, वैकल्पिक की भी आती है और संबंध निर्माण की भी आती है। परंतु ऑप्शन नंबर डी आत्महत्या जो सुसाइड आइडियाज की बात होती है ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। एक मिनट देखिए, किसी ग्रुप के बच्चे का मैसेज आया है, मंजू खत्तरी,
ज्वाइन नहीं हो रहे, एक मिनट। चलिए, अब मंजू जी, क्लास का जो समय होता है, मैं आप लोगों को जो है 10 से 15 मिनट पहले लिंक दे देता हूँ और आप लोग समय पर क्लास को ज्वाइन किया करें। ऐसे में आपको क्लास, अगर आप लेट होंगे तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। समय आपका रहेगा क्लास ज्वाइन करने का, एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। जो है 15 मिनट पहले आपको क्लास का जो है लिंक मिलेगा और आप 15 मिनट पहले क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए खासकर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। एरेनबर्ग के द्वारा प्रवर्तित किया गया, आप लोगों ने कल बताया था कि 1960 और 70 के बीच में हुआ था। तो एरेनबर्ग का जो प्रवर्तित चिकित्सा है वो कॉग्निटिव चिकित्सा है, जिसको सीबीटी के अंतर्गत भी रखा गया है, जिसको आप लोग बोलते हो संज्ञानात्मक चिकित्सा। आपका ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। जब समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार से आगे बढ़ाती है कि वह समूह को अपने निर्णय लेने हेतु योग्य बनाती है, तो निम्नलिखित में से सिद्धांत के अनुसार कार्य कौन सा हो रहा है जहाँ पे समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ा रहा है कि समूह को अपने निर्णय लेने के लिए योग्य बन रहे हैं। स्वयं मतलब एक प्रकार से वो क्या बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। तो ऐसे में ये कौन सा सिद्धांत यहाँ पे उस सिद्धांत का ये कार्य कर रहा है? तो जरा मुझे सिद्धांत के अनुसार आप लोग बताइए। तो हालांकि मैंने कल बताया भी था, समूह स्वयं निर्धारण यहाँ पे बन रहा है, जिसे ग्रुप सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। ऑप्शन आपका 3 यहाँ पर सही बन रहा है। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के यहाँ पे तक के कल 4 ऑप्शनों पर हमने सही तरीके से व्याख्या भी किया था, आप सबको भली भांति तरीके से मालूम होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से। तो शुरुआत करें क्लास को, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि अभ्यासों एवं व्यवहारों की एक व्यवस्था जिस पर समाज के सदस्य अपना नैतिक जीवन आधारित करते हैं, उन्हें कहा क्या जाएगा? क्या बोलोगे आप? क्या सामाजिक नियंत्रण करें, या सामाजिक नीति, या सामाजिक विधान, या सामाजिक व्यवस्था? चलिए ओके, यहाँ पे सभी लोग कह रहे हो सामाजिक नियंत्रण। चलो कोई बात नहीं, अभी एक एक करके थोड़ा सा आप सभी लोग समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। यदि आप सामाजिक नियंत्रण को सही तरीके से समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप लोगों का ईजिली ज़्यादा से ज़्यादा जितने टफ क्वेश्चन बनते हैं वो भी सरल हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 20 से 30 सितंबर के बीच में, इसलिए सभी बातों को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सामाजिक नियंत्रण बेसिकली एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक समूह अपने सदस्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इस बात से सहमत है सभी लोग? क्या आप इस बात से सहमत है कि एक समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को जो नियंत्रित करता है वो सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल 110% ये सही है। और आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक नियंत्रण के जब स्वरूपों की बात किया जाए तो आप कहना कि उसके जो स्वरूप होता है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण भी होता है, दोनों होते हैं। यहाँ तक जब बात हो चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण में, तो उसका स्वरूप एक चेतन के रूप में भी होता है और एक अचेतन के रूप में भी होता है। चेतन आपको बताऊं, कानून प्रथा शिक्षा को रिलेट करता है। अचेतन सामाजिक अंतःक्रिया को रिलेट करती है, जहाँ धर्म, रूढ़ियाँ, लोकरीतियाँ वगैरह आती हैं। सामाजिक नियंत्रण का एक प्रकार से टाइप भी माना जाता है, एक प्रकार से प्रकार भी कहा जाता है। सामाजिक नियंत्रण में सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण भी देखा जाता है, जहाँ पे ऐसे सकारात्मकता में जहाँ पुरस्कारों के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है तो भी सामाजिक नियंत्रण होता है। और जब हम बात करते हैं नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के, तो उसके अंतर्गत व्यक्ति को भयभीत करके सामाजिक नियमों का करने का हेतु बाध्य करते हैं। जी कुछ कह रहे हो आप, बोलो। दंड प्रक्रिया हम वही कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। मैंने एक शब्द बोल दिया आप लोगों को यहाँ पे, नकारात्मक, जहाँ पे भयभीत करके सामाजिक नियम, वो बेसिकली दंड को ही बता रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। समझते चलिएगा सभी लोग आसानी से, ताकि आप अगर कोई डाउट वगैरह हो रहा है, मन में कोई विचार आ रहा है तो रुक सकते हो भी, आप पूछ भी सकते हो निश्चित होकर, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सामाजिक नीति किसे कहेंगे। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा। कोई बताना अगर चाहे तो बता सकता है मुझसे। नहीं बताना चाहते हैं? चलो, यदि नहीं बताना चाहते हो तो आप सुन लीजिए। फिर सोशल पॉलिसी जानते हैं आप लोग,
भाई सोशल पॉलिसी की बात को केवल अच्छे समझिए। सामाजिक जो नीति होती है वो कहती है कि समाज के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में सामंजस्य स्थापित करना, और यह वह माध्यम है जिसके जरिए समाज के सभी सदस्यों का हितवर्धन होता है। वो बेसिकली सामाजिक नीति को ही बताती है। अब सामाजिक नीति में जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा सामाजिक आवश्यकता और उनकी प्रक्रियाओं के विषय में अध्ययन करने को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ सामाजिक नीति कल्याण सेवाओं के सार्वजनिक प्रशासन से संबंधित है, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और कल्याण जैसी सेवाएं, सरकारी सेवाओं के निर्माण, विकास और मैनेजमेंट को शामिल करती है। तो वो बेसिकली सामाजिक नीति का पार्ट बनता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि सामाजिक नीति का अर्थ यही होता है कि समाज के सभी सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में सामंजस्य स्थापित करना, ये बेसिकली सामाजिक नीति है। क्लियर? आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक विधान, अगर हम बात करते हैं सामाजिक विधान के बारे में, तो आपको मालूम है कि सामाजिक विधान कहता है उन कानूनों के रूप में जिन्हें सकारात्मक मानव संसाधन को बनाए रखना और सुदृढ़ बनाने एवं समूह तथा व्यक्तियों के नकारात्मक एवं सामाजिक रूप से हानिकारक व्यवहार के घटित होने को कम करने हेतु बनाया जाता है सामाजिक विधान। और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सामाजिक विधान का संबंध व्यक्ति और समूह के कल्याण से है। वृद्ध और सामाजिक क्रियाकलाप के प्रभावपूर्ण और निर्बाध रूप से संचालन से है। सामाजिक विधान में अगर हम बात करें, प्रचलित कानूनों और वर्तमान आवश्यकताओं के बीच दूरी को कम करने वाले विधान को ही सामाजिक विधान कहा जाता है। सामाजिक विधान की अगर हम बात करें तो सामाजिक आर्थिक न्याय संबंधी विचारों को लागू किए जाने योग्य कानूनों में रूपांतरित करने की लोगों की इच्छा की वैधानिक अभिव्यक्ति है। वैधानिक आप एक प्रकार से समझ सकते हो जहाँ पे नियम कानून बताने की कोशिश की जा रही हो। बस इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वो बेसिकली आपका सामाजिक विधान बन जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सामाजिक अवस्था की, सामाजिक अवस्था जहाँ पे अभ्यास और व्यवहार का एक ऐसी व्यवस्था मानी जाती है जिस पर समाज के सदस्य अपना नैतिक जीवन आधारित करते हैं, वह आपकी सामाजिक अवस्था कहलाती है। सामाजिक अवस्था कहलाती है। सर यहाँ अगर व्यवस्था लिखा होता तो कल भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये सामाजिक व्यवस्था लिखा होता तो फिर यही होता। देखिए, अवस्था से थोड़ा जब हम बात करते यहाँ टोटली अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, जैसे अगर स्टेजेस की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11। देखिए सोशल ऑर्डर है ना, सोशल ऑर्डर एक प्रकार से अगर हम बात करें, उत्तरदायित्व, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि सामाजिक गुण जो होते हैं बालक, सेवार्थी, समूह, समुदाय में धीरे धीरे उदित होने लगते हैं। इस अवस्था में आप चाहे सेवार्थी, समुदाय और समूह या बालक बालिकाओं की रुचियों में अंतर स्पष्ट करते हुए आप आगे के व्यवहार को शिष्टापूर्वक या किसी भी अवस्था के रूप में, अगर मैं आपसे बात करूं, किसी भी नियम, किसी भी पर्यावरण के अनुकूल के माध्यम से सामाजिक कार्यों में भाग लेने को आप वहाँ पर जागरूक करके उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली आपका सोशल ऑर्डर या सामाजिक अवस्था के साथ साथ सोशल फीलिंग को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जब भी कभी ऐसे प्रश्नों को देखें तो आप लोग सोशल अवस्था को ही बात करें, खासकर जब अभ्यास और व्यवहार को लेकर बात किया जा रहा हो प्रैक्टिकल के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे अगर हम लोग, जब अपराधकर्ता दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचाता तो इस प्रकार का अपराध क्या कहलाता है? बहुत सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, आप पहली बातों को समझने की कोशिश करिए। हिंसात्मक अपराध, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी है कि जब भी कभी कोई प्रश्न आपको ना समझ में आए,
प्रश्नों को आप पढ़िए से अच्छे से पढ़ें और उसके बाद उन्हीं प्रश्नों को रिलेट करते हुए ऑप्शन को देखते हुए संधि विच्छेद करने की कोशिश करें। जैसे ही आप प्रश्नों के ऑप्शनों के जैसे ही आप अर्थ समझ जाएंगे तो प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिक आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हिंसात्मक अपराध, सिंपल सी बात है, आप जानते हो कि कर्तव्य पालन में किसी हथियार चलाने वाले कानून प्रवर्तक अधिकारी के हाथों पीड़ित हुए निर्दोष व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग देना या इस योजना का उद्देश्य बनाना जहां पर आपने चंदा देने या परिवार की आर्थिक अवस्था में मूल्यांकन पर आधारित जैसी क्रिया पर आप संचालित नहीं करते हैं तो वह बेसिकली हिंसात्मक अपराध का श्रेणी में आ जाता है। हिंसा, अच्छा आप हिंसा कैसे समझ रहे हैं? वायलेंट, ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पे हिंसात्मक जैसी प्रक्रिया की मृत्यु, अब एक प्रकार से कहने का मतलब कि आप उसे दुख दे रहे हो, है ना, हिंसात्मक में दुख दे रहे हो। अब दुख कई टाइप का हो सकता है, आपराधिक कार्यों के माध्यम से भी कर सकते हो या किसी क्षतिपूर्ति के माध्यम से कर सकते हो या लगे घाव के माध्यम से भी कर सकते हो। तो मेरा मतलब समझाने का तरीका ये मत समझिएगा हिंसात्मक अपराध है वो, लेकिन कर्तव्य पालन में किसी हथियार चलाने वाले कानून प्रवर्तक अधिकारी के हाथों पीड़ित हुए निर्दोष व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग देना इस योजना का उद्देश्य, जो यह योजना चंदा देने या परिवार की आर्थिक व्यवस्था के मूल्यांकन पर आधारित नहीं होगा, उस पर आधारित नहीं होगा, वो बेसिकली हिंसात्मक अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्ति के प्रति अपराध भी आ जाएगा, आतंकवाद भी आ जाएगा, अतिवेदना भी आ जाएगी, प्रकारानुसार हत्याएं भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। तो वो बेसिकली हिंसात्मक अपराध होता है। तो यहाँ पे जब अपराधकर्ता दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुँचाता है तो इस टाइप को अपराध क्या कहते हैं? तो ये स्पष्ट रूप से हानि पहुंचा रहा है यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अभी अभी आपने किसी बच्चे ने बताया था गैर हिंसात्मक अपराध, है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जब हम अपराधों के श्रेणी के अंतर्गत बात करते हैं तो हमारे जेहन में कई चीज़ें आती हैं। भारत में किस प्रकार के अपराध हैं? मोटे तौर पर अगर आप भारत में अपराध को अगर हम देखते हैं तो हमें संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दोनों मिल जाते हैं। जमानत योग्य मिल जाता है, जमानत अयोग्य अपराध भी मिल जाता है। आप सहमत होंगे इस बात से सभी लोग? जो जमानती अपराध है वो जमानत एक अधिकार है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। मेरा कहने का तात्पर्य इसी पॉइंट को आप सोचते हुए जब गैर जमानती की बात करते हैं तो वो गैर हिंसात्मक का पार्ट बन जाता है। तो जमानत अधिकार नहीं है, वह ली या ना ली जा सकने वाली एक प्रकार की क्रिया मानी जाएगी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यदि अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है अथवा कारावास 3 वर्ष से अधिक भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन पर आप इसे गैर जमानत के अंदर रख भी सकते हैं। इसको गैर जमानत के अंदर रख भी सकते हैं। तो ये अपराध के प्रकार हैं जहाँ पे जो है आरोपी के दृष्टिकोण से बात की जाती है ना। तो इस बात को आप समझ रहिएगा। अपराध सदरलैंड ने साफ शब्दों में बोला भी है ये बात कि अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए एक ऐसा घातक कार्य है जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। ये सदरलैंड है, आप सबको मालूम होगा। सदरलैंड की किताब, जो मैं किताब का ही एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि इस अपराध सामाजिक मूल्यों के लिए एक ऐसा घातक कार्य है जिसके लिए समाज दंड की व्यवस्था करता है। वाइट कॉलर क्राइम की बात करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो अपराध के अंतर्गत अमेरिकी पॉइंट ऑफ व्यू से सदरलैंड के हिसाब से अगर बात करें तो एक साधारण अपराध होता है। साधारण अपराध कहते हैं चोरी, मारपीट, शराब पीना। गंभीर अपराध कहते हैं हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती। ये बात सदरलैंड के अकॉर्डिंग 2 टाइप के बताए गए।
वहीं जब हम बोजर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बोजर ने जो उसने डाला था विधिक अपराध, विधिक अपराध में मानहानि करना, संपत्ति नष्ट करना, सांप्रदायिक हिंसा, तो जहाँ पे रिप्रेजेंट एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं हिंसात्मक अपराध और गैर हिंसात्मक अपराध दोनों के दोनों शामिल कर लेता है। ठीक है, याद रहेगा। अब बात एक करते हैं यहाँ पर, आपको अपराध मालूम, गैर हिंसात्मक अपराध भी एक प्रकार का बन जाएगा। परंतु अगर मैं बात करूं, आप लोग ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, कॉर्पोरेट अपराध आप जानते होंगे। हाँ सर। कॉर्पोरेट अपराध बेसिकली हम एक संगठनात्मक अपराध के अंतर्गत समझते हैं। सफेद पोश अपराध जानते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम, हाँ सर। जो व्यक्ति के द्वारा उसके वैध व्यवसायों में उसके नियोक्ता संगठन के लाभ के लिए किया जाता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर खुद को गंभीर नहीं समझता है और ना ही अपनी गतिविधियों को अपराधी मानता है। तो कॉर्पोरेट अपराध से संबंधित व्यावसायिक व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो उन लोगों द्वारा किया गया अपराध है जो अपराध के साथ पहचान करते हैं और अपराध को अपनी एकमात्र आजीविका मानते हैं या बनाते हैं। तो उसे कॉर्पोरेट अपराध की अवधारणा के अंतर्गत हम इसको शामिल कर लेते हैं। तो अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन को सन 1939 के राष्ट्रपति के संबोधन में सामाजिक विज्ञान में पेश किया था एडविन सदरलैंड ने कॉर्पोरेट अपराध को। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए सर। अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन को सन 1939 के राष्ट्रपति के संबोधन में सामाजिक विज्ञान में पेश किया एडविन सदरलैंड ने, क्या, कॉर्पोरेट अपराध को। लेकिन पीड़ित विहीन अपराध की जब हम बात करते हैं, किसकी बात, पीड़ित विहीन अपराध की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब अपराध करता दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से हानि नहीं पहुंचाता है, वही बेसिकली पीड़ित विहीन अपराध के अंतर्गत आता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। मानक के अनुसार कार्य करने हेतु दिए जाने वाले इनामों को क्या कहा जाता है। आपके पास बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा तेज तो नहीं जा रही है ना, समझ आ रहा है ना, एक मालूम होगा आप सबको भाई। नहीं आ रही है। ठीक है, छोटा सा बेबी है, चिल्लाता रहता है ना, तो इसलिए कोई पहले हाँ। चिल्लाएगा ही बहुत दिनों तक, चिल्लाना नहीं सर, रोज कभी थोड़ा बहुत। अरे आँच तो गिरते ही नहीं उसके तो इसलिए हम उसे चिल्लाना कहते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बताना, मैं कुछ और करूँगा फिर, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि मानक के अनुरूप कार्य करने हेतु दिए जाने वाले इनामों को क्या कहेंगे। क्या सकारात्मक मंजूरी, नकारात्मक मंजूरी, अनौपचारिक मंजूरी या भौतिक मंजूरी, क्या बोलना उचित समझेंगे मानक के अनुरूप कार्य करने दिए जाने वाले इनामों को। बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करेंगे, जो सकारात्मक मंजूरी है, ये मानक के रूप में कार्य करने हेतु दिए जाने वाले इनामों को सकारात्मक मंजूरी कहा जाता है। यही आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। बाकी अनौपचारिक और भौतिक मंजूरी कुछ नहीं, नकारात्मक में जो है टोकन वगैरह को हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करेंगे, कामगारों और नियोजकों के बीच संघर्ष देखा जाता है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, और ऐसी बात कहने वाला अगर स्टेटमेंट कोई है तो किसका नाम आता है, कार्ल मार्क्स। तो ऐसे में आप किस तरीके से इसको संबंधित करेंगे या संबोधित करेंगे ऐसे प्रश्नों को। सर ये तो व्यक्तिनिष्ठ होगा। व्यक्तिनिष्ठ संघर्ष के रूप में होता है। जब हम 14 प्रश्नों पर बात करते हैं तो कामगार और नियोजक के बीच में जो संघर्ष देखते हैं वो व्यक्तिनिष्ठ पर ही देखते हैं। यही तो रीज़न है कि संघर्ष है। अगर वस्तुनिष्ठता होता तो संघर्ष ही नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही जवाब आपका है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं, प्रोजेक्ट के समापन के बाद किए गए मूल्यांकन को कहते हैं समवृत्तिक मूल्यांकन, जो है आवधिक मूल्यांकन
और अंतस्थ मूल्यांकन और ब्लॉक मूल्यांकन। एक बार आप लोग इंग्लिश भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देख लीजिए आप इंग्लिश में भी कि किस तरीके से आप जो है इवेल्युएशन डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ नोन एज। तो आप कंकरेंट इवेल्यूशन शामिल करेंगे या पीरियोडिक इवेल्युएशन को शामिल करेंगे या टर्मिनल इवेल्युएशन को शामिल करेंगे या ब्लॉक इवेल्युएशन को शामिल करेंगे। किसको आप इसके अंतर्गत डालना उचित समझेंगे प्रोजेक्ट के समापन के बाद की प्रक्रिया में? कॉन्करेंट कौन करें? सी लग रहा है सर अंतस्थ। तीसरा वाह, कैसे? एक बार आप लोग मुझे जरा स्पष्ट करें। समापन आप का सभी मतलब लोग सर लास्ट में होगा, तो अंतस्थ का मतलब वही ना, अंत में जो होगा। अंतस्थ मूल्यांकन, हाँ, अंतस्थ अंत में होने वाला। मूल्यांकन। ओके संधि विच्छेद। ओके, आपने यहाँ पे संधि विच्छेद के माध्यम से करके जो है समझने की कोशिश किया है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और भी कोई थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा एक प्रकार से वो करें। मैंने अभी इंग्लिश भी दिखाया था आप लोगों को, है ना? टर्मिनल यहाँ पे, हाँ हाँ, अगर आपने यहाँ पे हाँ टर्मिनल, हाँ नहीं बोल रहे हो आप, बताते रहिए आप सभी लोग क्या है ये, बोलिए, बोलते रहिए, नहीं बोल रहे हैं। ये कॉन्करेंट आएगा लग रहा है सर पहला। ओके, कॉन्करेंट आपका सही नहीं मैम। यहाँ पे आपने अगर क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब आपने अगर 15 का जवाब अगर आपने थर्ड को चुनाव किया है तो ये आपका करेक्ट जवाब है, टर्मिनल मूल्यांकन। अब टर्मिनल मूल्यांकन क्या होता है, मेरी बातों को बड़ा ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा जिक्र किया था यहाँ पे नेहा ने, और ये सही भी था, ऐसा नहीं कि गलत था, कि टर्मिनल मूल्यांकन परियोजना के अंतिम चरण का मूल्यांकन होता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद यह देखने के लिए एक समग्र मूल्यांकन किया जाता है कि किसी परियोजना ने उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया है जिसके लिए उसे लॉन्च किया जा रहा था। तो इस प्रकार का जो शोध होता है उसके संचालन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ता या शोधकर्ता कार्यक्रम के उद्देश्यों और उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानता हो। मूल्यांकन एक प्रकार से शोध करते समय और एक शोधकर्ता वैज्ञानिक रूप से परियोजना के संदर्भ या उसके प्रदर्शन को उस उद्देश्य के संबंध में देख सकता है जिसे निर्धारित किया जाता है। तो इसके लिए क्रियान्वयन के लिए अनुशासित प्रक्रियाओं के अनुरूप होना। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह टर्मिनल मूल्यांकन परियोजना का अंतिम चरण का मूल्यांकन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे समग्र मूल्यांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है, ठीक है, इसको देखा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बात करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 15 के बारे में। 15 के बारे में, अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या था हमारे सामने, समवृत्तिक मूल्यांकन। समवृत्तिक मूल्यांकन को हम लोग क्या बोल रहे थे इंग्लिश में? घटना के दौरान कौन करे? नहीं ये तो तभी होगा जब ये घटना चल रही हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस होगा ये। और पीरियोडिक मूल्यांकन के रूप में पीरियड्स बनाए जाएंगे, एक अंतराल के बाद होगा। एक अंतराल के बाद। और ब्लॉक मूल्यांकन, ये नहीं पता। ब्लॉक मूल्यांकन, चलो नहीं पता। कोई बात नहीं। देखो जो ब्लॉक मूल्यांकन जो ब्लॉक मूल्यांकन होती है, ऐसी प्रक्रिया पे हम खंड के रूप में करते हैं, एक एक खंड के रूप में देखते हैं, वो बेसिकली ब्लॉक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब ऐसी कंडीशन पे अगर आपने कोई एक मान लीजिए एक एक पार्ट में कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक एक स्टेप में कर रहे हैं, ऐसे मूल्यांकन कंडीशन को हम ब्लॉक मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। तो किसी खोज के दौरान में एक एक सब्जेक्ट, एक एक विषय के तहत जो आयोजित की जाती है प्रक्रियाएं, वो ब्लॉक मूल्यांकन के अंतर्गत शामिल होती है। ब्लॉक मूल्यांकन के अंतर्गत पार्ट्स में डिवाइड करके ना। हाँ, पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसे कह सकते हो, ये शामिल एक भाग पूरा हो जाए तो फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर दूसरा भाग स्टार्ट। बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 16।
पर्सोना की अवधारणा का प्रयोग व्यक्तित्व के सिद्धांत में किसने प्रतिपादित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है आप सबके सामने। सी कार्ल जंग। ओके, पर्सोना की अवधारणा का प्रयोग व्यक्तित्व के सिद्धांत में कार्ल जंग की भूमिका हमें देखने को मिलती है ना। तो मैं आप सबसे यहाँ पे अगर बताऊँ आप लोगों से, तो व्यक्तित्व के जो गुणों के बारे में, जो सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है, वो कार्ल जंग की एक अहम भूमिका मानी गई है व्यक्तित्व के सिद्धांत में। यहाँ मैं आप सबसे यही बताना चाहूँगा कि जो मनोविज्ञान के विकास में व्यक्तित्व की जो पुरानी धारणाएं हैं वो बदल दिया गया है। व्यक्तित्व का आधार क्या होना चाहिए, है ना। व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि और क्षमता और उसके भूतकाल में अर्जित किए गए ज्ञान, इन कारकों का संगठन तथा समन्वय व्यवहार प्रतिमान आदर्श मूल्य और अपेक्षाओं की एक विशेषताओं में पूर्ण होता है। तो ऐसे में इस पर जो है व्यक्तित्व को कार्ल जंग ने पर्सोना एक शब्द दिया था। पर्सोना एक शब्द दिया था। पर्सनालिटी का लैटिन भाषा था पर्सोना, जिसको मास्क बोलते थे, नकली चेहरा बोलते थे, मुखौटा बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं, नकली चेहरा भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके की बात कार्ल जंग द्वारा। ऑप्शन नंबर नहीं, इसका ईयर ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सोना को एक ईयर में लाया गया है, ऐसा। पर्सोना की अवधारणा का ये, हाँ, ये आप पूछ सकते हो। जो पर्सोना का अवधारणा का वर्ष है, एग्जैक्ट में अगर बात करूँ आप लोगों से, किसी को याद है पर्सोना का? नहीं सर, ईयर का तो नहीं है, इन्होंने बस यही है कि 3 प्रकार के बताए थे। हाँ, इसमें ये बहुमुखी टाइप उन्होंने तो बताए गए हैं, पर्सोना बट इसका ईयर नहीं दिया। नहीं, इसका जो है ना ईयर नहीं मिल पाएगा मैडम। यदि देखेंगे अगर कुछ हो सकता है कॉन्सेप्ट, जैसे इन्होंने सब लोगों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट कब आया था, इनका कहना ये था, परंतु मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। सामुदायिक संगठन की संचेतना अभिगम का आशय क्या बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 17। जन समूह का संगठन करना। जन समूह का सामुदायिक संगठन की संचेतना का जो अभिगम का मतलब होता है जन समूह को ही होगा, शोध अध्ययन तो नहीं होगा, सेवार्थी क्रियाकलाप नहीं होगा। पहला आई ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, हाँ, आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। जन समूह का संगठन, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। मार्क्स के द्वारा प्रयुक्त शब्द जो है प्रोलेट्रिएट का शब्द, ये बड़ा अच्छा शब्द है। प्रोलेट, ये है ना, ये आप लोगों का प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है ना। क्या होगा सर इसका? प्रोलेट जी, व्यापारी लग रहा है सर, क्योंकि कामगार और नियोजक के उसमें देखा जाए तो, या फिर श्रमिकों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है तो ए ज्यादा लग रहा है। ओके, प्रोलेट्रिएट, आपको बता दो एक बार एग्जाम में सर्वहाराकरण करके आया था, 2019 में आया था, 2020 में आया था, कब प्रश्न आया था इंग्लिश में? हिंदी वाला भी इंग्लिश में आ गया था, 20 में आया था ना। गुड, हाँ, मुझे भी लग रहा है 20 में आया था। तो जो ये शब्द था प्रोलेट्रिएट, एक शब्द जो है ना, इसके साथ एक और शब्द जोड़ा हुआ था, है ना, एक और शब्द जोड़ा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं वो शब्द था कामकाजी वर्ग, वह शब्द था कामकाजी वर्ग। तो सर्वहाराकरण इसको हिंदी में कहा जाता है। इसका संबंध जब भी इसके साथ आया है, आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये इसी के परिप्रेक्ष्य में ही आया है। कामकाजी होगा। हाँ, कार्ल मार्क्स का है, कार्ल मार्क्स का है।
यहाँ कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर कामकाजी वर्ग में श्रमिक आ जाएंगे क्या? कामकाजी में बिल्कुल श्रमिक, हाँ मजदूर वर्ग आता है, मजदूर वर्ग आता है, उनके लिए बुजुर्ग ऐसा वर्ड है। बिल्कुल करेक्ट 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 करेक्ट, बुजुर्गों बुर्जुआवादी, हाँ सर। वो सर, तो वो तो सर्वहारा, वो एक ही बात है ना। हाँ सर, वो उनके लिए सर, ये प्रोलिटेरियन टाइप जो क्या बोलते हैं, सर्वहारा। उसको काम पे रखते हैं। देखो मैं देखिए, मैं आपसे बता दूं सर, मेरी बात समझिए। ये बेसिकली सर्वहारा जो है ना, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूर वर्ग के मूल निर्माण और चल रहे विस्तार को संदर्भित करता है। जो मूल निर्माण मजदूर वर्ग मैंने बोला है ना, वो कामकाजी वर्ग है सर, वो कामकाजी वर्ग है। वह शब्द जो है आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं के बीच संबंधों के मार्क्स के सिद्धांतों से उपजा है, उससे निकाला गया है। तो सर्वहारा शब्द का प्रयोग मजदूर वर्ग के लगातार बढ़ते आकार को संदर्भित करता है। अब मजदूर वर्ग लिखा होता तो आप तो तुरंत समझ जाते, लेकिन कामकाजी वर्ग को ही मजदूर वर्ग कहते हैं। एक बार इंग्लिश भी दिखा देता हूँ, वर्किंग क्लास बोलते हैं। वर्किंग क्लास उसी को कहा जाता है। कामकाजी अगर हम बात करते हैं ना, तो मजदूर को ही, लेबर को ही कहा जाता है। प्रश्न के आधार पे देखो ना, प्रश्न कहाँ पे बढ़ रहा है, और बाई मार्क्स है ना। तो लेजर क्लास, मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास, ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ देख लो। ऐसी बात नहीं, वर्किंग क्लास को देखो। इन चारों में आप देखो और कार्ल मार्क्स के बारे में सोचो, क्या वर्किंग क्लास पे अहम भूमिका दोगे कि बिजनेस पे भूमिका दोगे? गलत, बिजनेस गलत, वर्किंग इज द राइट आंसर हो जाएगा, कामकाजी वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे सभी लोगों से मैं कहूँगा ऑप्शन ए का चुनाव करेंगे, अन्यथा आपके 2 नंबर चले जाएंगे। ऑप्शन पहला ही सही चुनाव होगा आपका। क्यों भाई? हाँ सर। है ना। अच्छा, एक प्रश्न और देखो जरा, 19 नंबर का। मैं कहता हूँ कि सामाजिक व्यक्ति कार्य की निम्नलिखित अभिगम, मतलब आप समझ गए कि जो सोशल केस वर्क है ना, उसके अप्रोच में कौन सा ऐसा अप्रोच है जो सीखने के सिद्धांत से संबंधित होगा। और मैंने ये भी बता रखा है आपको, सारा बता रखा है, इसमें ऐसा कुछ व्यवहार नहीं। आशोधन, पुनर्बलन, प्रयास, त्रुटि, ये सब इसमें आते हैं। देखो, आपने यहाँ पे मुझे कहा है व्यवहार आशोधन, अधिगम या अभिगम। अब केस वर्क में अभिगम में वह कौन सा अभिगम है जो सीखने के सिद्धांत पर बल देगा? तो सीखने के सिद्धांत पर तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच ही तो लगता है। क्यों भाई? यही आपका सही है। कार्यात्मक अभिगम में किसका नाम आता है, जिसको आप लोग फंक्शनल अप्रोच भी बोलते हैं? फंक्शनल अप्रोच। इनके विकास का जो आता है सर जस्सी ड्राफ्ट का, और जो केस वर्क में दिया है तो उन्होंने ऑटो रैंक में दिया है। ओके, और स्तरीकरण में पूछे तो किंग्सले डेविस और मूर का नाम आता है। यहाँ प्रश्न है मैम, यहाँ प्रश्न है सोशल केस वर्क से। केस वर्क में तो ऑटो रैंक का ही नाम बस है। इज द राइट आंसर। मैं वही पूछना चाह रहा था। मनोसामाजिक अगर हम बात करेंगे मनोसामाजिक अप्रोच का, तो क्या होगा? इरिक्सन, हैमिल्टन, इरिक्सन और बिल्कुल, देखो कितना एडवांस है बच्चा, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20। स्थिति बाह्य सांस्कृतिक अथवा सामाजिक मानक, चाहे वे लोकरीतियाँ, लोकाचार अथवा संहिताबद्ध विधि हो, उसका उल्लंघन है शक्ति, अपराध, विचलन या नियम। उल्लंघन तो सर अपराध या विचलन में से होगा सर। विचलन विचलन ही ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अपराध तो सर संवैधानिक कुछ होता तो फिर आ जाता। हाँ सर, विचलन ही आएगा। हाँ, यहाँ पे बात है
की स्थिति बाह्य सांस्कृतिक अथवा सामाजिक मानक, चाहे वे लोकारीतियाँ, लोकाचार अथवा संहिताबद्ध विधि हो, तो उसका उल्लंघन बेसिकली विचलन होता है। डिवीजन ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विचलन, विचलन करेक्ट जवाब हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। सामाजिक विधान एक यंत्र के रूप में कार्य करता है, तो जरा मुझे बताइए सामाजिक विधान किस यंत्र में काम कर रहा है? सामाजिक ओके, अब मेरी बात समझिए जरा। मैंने शायद अभी आप लोगों को बताया भी है ना, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं, अभी भी बताया शायद, कि समाज के सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के समता, एकता, मानवाधिकार स्थापना करना और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा को विशेष महत्व प्रदान करना बेसिकली सामाजिक न्याय का पार्ट बन जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सामाजिक विधान का एक यंत्र के रूप में कार्य करती है, तो नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है ये। सामाजिक न्याय तो सभी सदस्यों के मध्य बिना किसी भेदभाव के रूप में काम करती है, तो एक यंत्र के रूप में काम ना करती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि सामाजिक न्याय को आप सही मत करिएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय सभी इंसानों को समान मानने का सिद्धांत पर कार्य करती है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और किसी आधार पर भेदभाव ना किया जाए, इस पर कार्य करती है। तो यहाँ पर अगर हम सामाजिक न्याय में अगर हम बात करेंगे, यहाँ जब हमें उसके बारे में समझना होगा, तो मानव अधिकार और मानवता की अवधारणा पर आधारित है। अच्छा, अब किसी ने बोल दिया कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। मेरा कहने का मतलब सामाजिक क्रिया की अगर हम बात करते हैं, सोशल एक्शन की बात करते हैं, भाई समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है। अब सहायक प्रणाली होने के नाते जिसके द्वारा सामान्य सामाजिक समस्या का समाधान संगठित समूह प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, और इस प्रक्रिया में सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी और अन्य क्षेत्रों से या अन्य क्षेत्रों में उन्नति के लिए जनमत का सहारा लेती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक यंत्र के रूप में थोड़ी ना काम कर। यंत्र समझ रहे हैं आप? सामाजिक विधान का एक यंत्र क्या है? एक यंत्र है सामाजिक परिवर्तन। क्या है यंत्र आपके सामने? सामाजिक परिवर्तन। तो मैं आप सबसे कहूँगा सामाजिक विधान एक यंत्र के रूप में सामाजिक परिवर्तन के साथ कार्य करती है। तो आप लोगों का यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा वो सामाजिक परिवर्तन इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक व्यापक और कठिन विषय है। क्योंकि समाज की संरचना की कार्यप्रणाली का एक नया जन्म होता है, जहाँ पे परिस्थिति, वर्ग, स्तर तथा व्यवहार के अनेकानेक प्रतिमान बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तित अवश्य होना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। सामाजिक संरचना में, संस्कृति में परिवर्तन के कारक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर विचित्र रूप से घटित होने वाली मुख्य अवसादात्मक घटना का कारण क्या हो सकता है? ओके, बिल्कुल। यहाँ अगर हम बात करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, तो ये बेसिकली आपका शोक संतृप्तता को बताता है। ठीक है, मेजर डिप्रेशन जो है एपिसोड ऑन एक्वर मोस्ट टिपिकली ड्यू टू, आपका वही प्रक्रिया बन जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, शोक संतृप्तता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 का देख लीजिए, प्रबंध में जीरो सम जो है मध्यस्थता संबंधित है किससे? मैनेजमेंट में जीरो की बात कर रहा है। शून्य सम मध्यस्थताएं संबंधित किससे होगी? सम्मिश्र सौदेबाजी, संयोजी सौदेबाजी, हाँ, सहयोगात्मक या उत्पादकता। मैनेजमेंट में जीरो सम मध्यस्थता
लग रहा है इसमें मुझे। यहाँ पर ए नहीं होगा मैम, संयोजी सौदेबाजी होता है। संयोग। हाँ। संयोजी। मीन अब तो सर वही अब निकल रहा है इसका। अब देखो, अब यहाँ पे समझो कि संयोजी को हम बोलेंगे क्या, क्या बोलते हैं, कंजक्टिव, है ना, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी, है ना। तो जहाँ हम इन्वॉल्व कर रहे हैं जीरो सम को, ठीक है, एक प्रकार से, तो आप निगोशिएशंस इन द मैनेजमेंट, मैं कहूँगा आप लोगों से कंजक्टिव जो आपका सौदेबाजी के पार्ट बनता है वो आपका सही माना जाएगा। बाकी यहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए, बहुत साफ शब्दों में लिखा जा रहा है कि कंपोजिटिव किसे कहेंगे, कोऑपरेटिव किसे कहेंगे, है ना, प्रोडक्टिव किसे कहेंगे, उससे साफ शब्दों से पता चल जाता है। जीरो मैनेजमेंट प्रक्रिया पर बात होगी तो आप लोग सीधा सीधा सा जवाब लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी की तरफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी सौदेबाजी। ऑप्शन नंबर, हिंदी में तो सर दोनों के मतलब एक ही होते, संयुक्त और संयोजी एक ही बात हो जाती है, इंग्लिश में अलग अलग। हाँ आप वहाँ पे इंग्लिश देख लीजिए। आगे बढ़िए। व्यवहारात्मक उपयोगितावादी अभिगम विकसित हुआ है। देखिए, व्यवहारात्मक अभिगम की बात अगर हम जब करते हैं 24 में, तो ये आपसे बताता है मानवतावादी अभिगम को। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा आपका। हाँ सर, इसका यही है, फोर्थ वाला मानवतावादी। आज का आप लोग आखिरी सवाल ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। संस्कृति और मूल्यांकन अवस्था के संदर्भ में जीवन के क्षेत्र में अपनी स्थिति का व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 25। जीवन की गुणवत्ता। हाँ, जीवन की गुणवत्ता संस्कृति का और मूल्य व्यवस्था के संदर्भ में जीवन के क्षेत्र में अपनी स्थिति का व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्षीकरण होता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी वाला सही माना जाएगा, जीवन की गुणवत्ता। ठीक है, तो मैं कहूँगा आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग। 25 क्वेश्चन मैं 26 से कल स्टार्ट कर दूँगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ नोटिस देना चाहता हूँ, एक बार आप सभी लोग रहिएगा, जाइएगा मत, 1 मिनट थोड़ा सा बने रहिए आप सभी लोग।